नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बात उत्तर प्रदेश की खबरों की कर लेते हैं, जहां लखनऊ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस पर पुलिस लाइन में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा है कि मॉक ड्रिल प्रदेश को युद्ध, आपदा और आपात स्थितियों के लिए तैयार करने की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने नागरिक सुरक्षा संगठन की भूमिका को फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सराहा है और कहा है कि हर कार्य के लिए सरकार पर निर्भर रहना उचित नहीं है। स्वयं सेवकों की भागीदारी से कार्य क्षमता बढ़ेगी। सीएम ने यह भी बताया है कि प्रदेश में 45,000 होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्हें आवश्यकता अनुसार आपदा मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत माता के महान सपूत, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती, जिसे पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित कर रहा है, इस अवसर पर नेताजी के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा संगठन की ओर से यह मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। मैं सबसे पहले इस मॉक ड्रिल में भाग लेने वाले सभी नागरिक सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य सभी संबंधित विभाग के कार्मिकों और स्वयंसेवकों को इस पूरे आयोजन के साथ जुड़ने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और इस शानदार मॉक ड्रिल के लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों से उनकी स्वास्थ्य स्थिति की विस्तृत जानकारी ली और बेहतर इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। महंत नृत्य गोपाल दास जी स्वास्थ्य कारणों से मेदांता अस्पताल में भर्ती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की और परिवार तथा ट्रस्ट के सदस्यों को हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। लखनऊ की IRITM ने रेलवे प्रशिक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग द्वारा किए गए ऑडिट में संस्थान को राष्ट्रीय मानक सर्वोच्च फाइल केंद्र में मान्यता प्रदान की गई है और यह उपलब्धि पाने वाला IRITM देश का पहला रेलवे सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गया है। संस्थान के महानिदेशक रंजन प्रकाश ठाकुर ने इसे टीम वर्क का परिणाम बताते हुए संकाय और कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा है कि यह सम्मान प्रशिक्षण, नवाचार और नेतृत्व विकास में नई प्रेरणा देगा। रामपुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को लेकर बड़ा कदम उठाया। कानूनी मुश्किलों के बीच आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम ने ट्रस्ट के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी गठित की गई है, जिसमें महन निकहत अफलाक
अध्यक्ष और बड़े बेटे मोहम्मद अदीब आजम सचिव बने हैं और मुश्ताक अहमद सिद्दीकी उपाध्यक्ष, नासिर अहमद खान संयुक्त सचिव और रहमान खान कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। जोहर ट्रस्ट पर किसानों की जमीन कब्जाने समेत 30 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के नोएडा में कई नामी स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस बम निरोधक प्रस्ताव साइबर टीम को मौके पर तैनात किया गया। बम धमकी के बाद मचे हड़कंप के बीच बच्चों को सुरक्षित वापस भेजा गया। गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस इस धमकी के बाद अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस और प्रशासन ने अभिभावकों से पैनिक न करने और संयम बरतने की अपील की है। चित्रकूट, एक दिल दहला देने वाली घटना चित्रकूट से सामने आई है, जहां दिन दहाड़े व्यापारी के बेटे आयुष केसरवानी का अपहरण कर लिया गया। अपहरण के बाद बदमाशों ने परिजनों से फिरौती की मांग की, लेकिन मांग पूरी न होने पर आयुष की निर्मम हत्या कर दी गई। कुछ ही देर बाद आयुष का शव एक बंद बक्से में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। हालात को देखते हुए बरगढ़ थाना क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इधर जिले के फैजगंज बहेटा में आरोप है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू बस्ती में चादर का जुलूस निकाला और बिना अनुमति जुलूस निकालकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, जिससे बवाल मच गया और हंगामा होने लगा। जुलूस में गैर जनपद के लोग भी शामिल रहे। इसके बाद इस जुलूस पर आपत्ति जताते हुए मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और इसरार सहित 9 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। एफआईआर दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इधर गोरखपुर शहर में कब्रिस्तान पर कब्जे का एक और मामला सामने आया है। ताजा मामला बसंतपुर बंधे वाली कब्रिस्तान का है, जहां खामोशी से राजस्व अभिलेखों में हेरफेर कर कब्जा किया गया और फिर प्लॉटिंग कर प्लॉट बिकाऊ हैं के बोर्ड भी लगा दिए गए। यह मामला वक्फ नंबर 1329 वक्फ चिराग अली शाह से जुड़ा हुआ है, जो 1885 के रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। वक्फ बोर्ड के अनुसार पूर्व मुतवल्ली लुत्फुल्लाह के खानदान के 18 लोगों ने इसे निजी संपत्ति के रूप में दर्ज करा दिया था। कब्रिस्तान कमेटी के कोषाध्यक्ष मुशीर अहमद खान ने बताया है कि 3 महीने पहले शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इधर सोनभद्र में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस ने निर्णायक प्रहार किया है। इस संगठित अपराध के मुख्य अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित लगभग 28 करोड़ 50 लाख की चल व अचल संपत्ति को न्यायालय के आदेश पर कुर्क किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा ने बताया है कि मादक पदार्थों की तस्करी पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह कदम उठाया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि कार्रवाई से न सिर्फ तस्करों की आर्थिक कमर टूटेगी, बल्कि ऐसे अपराधों में लिप्त अन्य लोगों को भी कड़ा संदेश दिया जाएगा। हालांकि पुलिस आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखेगी।
इधर बुलंदशहर के चौला थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी चोरी करने वाले बड़े नेक्सस का खुलासा किया है। पुलिस ने एक महिला समेत 3 शातिर आरोपियों पवन भाटी, विवेक शर्मा और कुमारी तनु को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मिलकर तनु एंटरप्राइजेस नाम से